नमस्कार। टीसीएच पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। राम जन्मभूमि में प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है 22 जनवरी को। पूरे देश में उसका माहौल बना हुआ है, बड़ा धार्मिक सा माहौल है। और इन सब के बीच में बरेली से एक हैरान करने वाली खबर आई है। वैसे हैरान ये खबर उन्हीं को करेगी जो भारत में दक्षिणपंथियों के इतिहास से परिचित नहीं है। जो इतिहास से परिचित है उनको तो यह लगेगा कि एक ट्रेन जो बहुत जमाने से चल रहा है, 70-80 साल से चल रहा है, वही आगे बढ़ा है। कर्णी सेना से परिचित हैं आप? याद है पद्मावत फिल्म आई थी, पद्मावत फिल्म को लेकर बहुत तमाशा हुआ था। कर्णी सेना एक बनी है, जैसे बहुत सारी सेनाएं बनी हुई हैं इस देश में। मेरे समझ में नहीं आता है कि एक लोकतांत्रिक देश में पॉलिटिकल संगठन बनाने की छूट तो सबको है, सामाजिक संगठन बनाने की छूट है, लेकिन सेना नाम लगाकर, कर्णी सेना नाम लगाकर संगठन बनाने की छूट कैसे मिली हुई है? खैर, हम उस दौर में हैं जिसमें हर उस काम के लिए छूट मिली हुई है जिससे हिंसा भड़क सकती है, जिससे नफरत भड़क सकती है। तो कर्णी सेना नाम का एक संगठन है। कर्णी सेना का एक बंदा है जिसका नाम है देवेंद्र कुमार। और यह छोटा मोटा बंदा नहीं है, संगठन ही छोटा मोटा है तो बंदा कितना बड़ा हो सकता है। लेकिन उस संगठन के लिहाज से यह एक इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, क्योंकि बरेली के महानगर अध्यक्ष जो हैं वो हैं ये देवेंद्र कुमार। बरेली के महानगर अध्यक्ष देवेंद्र कुमार को गिरफ्तार किया है उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने। अगर कांग्रेस ने गिरफ्तार किया होता, किसी और पार्टी ने गिरफ्तार किया होता, तो कहा जाता कि पॉलिटिकल विच हंटिंग हो रही है, राजनीतिक बदला लिया जा रहा है। लेकिन गिरफ्तारी की है योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने बरेली में। और किस बात के लिए गिरफ्तारी की है? गोकशी के लिए गिरफ्तारी की है, यानी गायों की हत्या के लिए गिरफ्तार किए गए हैं कर्णी सेना के बरेली के महानगर अध्यक्ष देवेंद्र कुमार जी। और जब इनका मोबाइल खंगाला गया तो और मजेदार चीजें मिली। इनकी लगातार बातचीत होती थी बरेली के जिलाध्यक्ष जो थे कर्णी सेना के, राहुल सिंह, उनसे लगातार बातचीत होती थी। और कहा यह जा रहा है कि राहुल सिंह इस गिरोह का सरगना है जो गोकशी करवाता था। और इसमें जो दूसरा आदमी गिरफ्तार किया गया है उसका नाम सुनकर मुझे भी हंसी आई। उसका नाम है सईद खान। यानी हिंदू मुस्लिम एकता का कितना शानदार उदाहरण है। राहुल सिंह गाय कटवाने वाले या गाय की हत्या करवाने वाले गिरोह का अध्यक्ष है और साथ में कर्णी सेना का जिलाध्यक्ष है, पूरे जिला का, बरेली जिला का अध्यक्ष है। अब उसके अंडर में काम कौन कर रहा है? उसके अंडर में देवेंद्र कुमार भी काम कर रहे हैं, सईद खान भी काम कर रहे हैं। यानी गाय को कटवाने का जो पूरा व्यापार चल रहा है उसमें ये सब लोग शामिल हैं। इतने सारे मुसलमानों को गोहत्या के नाम पर लिंच किया गया, इतने सारे मुसलमानों को गोहत्या के नाम पर जेल में डाला गया। और ये कहानी यहां यह है कि कर्णी सेना, यानी एक तरह से आप कह लीजिए कि जो पूरा हिंदुत्व गैंग है, ब्रिगेड है, उसका ही एक हिस्सा है कर्णी सेना। और कर्णी सेना के इंपॉर्टेंट लोग गोकशी का काम कर रहे हैं, जिसमें एक मुसलमान शहीद को भी शामिल किया गया है। क्या वजह हो सकती है इसकी? पहली वजह तो पैसा हो सकता है कि ये गोकशी का जो उपयोग करते हो, गाय का मांस बेचते हो। तो यह हो सकता है कि मुसलमानों को इस धंधे से हटा के अब हिंदू इस धंधे में शामिल होना चाहते हो ताकि पैसे उनको मिले। एक वजह तो यह हो सकती है, लेकिन दूसरी वजह यह हो सकती है कि राम जन्मभूमि का जो पूरा का पूरा मसला चल रहा है, और इसके तुरंत बाद आप जानते हैं हम चुनाव की तरफ चले जाएंगे। कल एक बड़ा मजेदार वीडियो आया था, 22 जनवरी का पूछा गया, जिस पंडित जी ने साइत निकाली थी, लगन निकाला था कि 22 जनवरी को ही यह प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए। उनसे पूछा गया कि आपने यह शुभ दिन कैसे निकाला? नहीं, फरवरी तक का समय दिया गया था, उस सब में यही अच्छा मुहूर्त निकला, इसलिए इसी को दिया गया। तो उन्होंने कहा हमको फरवरी तक की डेडलाइन दी गई थी, या तो फरवरी तक आप कोई भी डेट हमें दे दीजिए। अब फरवरी के पहले सबसे अच्छी डेट 22 जनवरी मिली तो हमने 22 जनवरी दे दी। तो अब फरवरी की डेडलाइन क्यों दी गई होगी? क्योंकि मई में चुनाव है। तो फरवरी के बाद अगर मार्च में, अप्रैल में, मई की डेट आती तो दिक्कत आती। फरवरी से पहले राम जन्मभूमि निपटा लीजिए, फिर इसका सारा फायदा लीजिए। चुनाव में राम जन्मभूमि का सारा फायदा इस तरह से लेने की कोशिश की जाएगी और की जा रही है कि हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण किया जाए। लेकिन दिक्कत यह है इस देश में कि सिर्फ मंदिर से ध्रुवीकरण नहीं होगा, उसके साथ साथ आपको मुसलमानों से लगातार नफरत भी फैलानी होगी। तो एक
कारण यह भी हो सकता है कि ये लोग गोकशी जो कर रहे थे इसका उपयोग चुनाव के पहले उत्तर प्रदेश में गड़बड़ी फैलाने के लिए करते। अब तो जब पुलिस जांच करेगी तो यह बाहर निकल के आएगा कि इसका सही वजह क्या है, इसका सही कारण क्या है, आखिर ये लोग गौकशी क्यों कर रहे थे। कर्णी सेना यानी हिंदुत्व ब्रिगेड की एक हिस्सा का जिलाध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष और पता नहीं कौन कौन और शामिल होगा। जब कड़ियां खुलेंगी तो बहुत सारा कुछ सामने आएगा। अगर कड़ियां खुलेंगी तो, क्योंकि दो हिंदुओं के नाम है इसमें, कर्णी सेना से जुड़े हुए हैं, तो हो सकता है इस खबर के बाद आगे कोई खबर आपको हमको मिले ही नहीं। लेकिन अगर कड़ियां खुलती हैं तो समझ में आएगा कि आखिर ये लोग गौकशी क्यों कर रहे थे और अपने साथ सईद खान को क्यों लिया हुआ था। ऐसे सईद खानों से भी मेरा सवाल है कि तुम लोग अपने ही दुश्मन हो या इस मुल्क के भी दुश्मन हो? क्या चाहते हो तुम लोग कि तुम्हारी वजह से मुसलमान लगातार निशाने पर बने रहें? थोड़े से पैसे के लिए, थोड़ी सी लालच के लिए इस तरह की हरकतें कर्णी सेना जैसे लोगों के साथ मिलकर जो तुम कर रहे हो, ये तुम्हारी अपनी कौम के लिए और हमारे पूरे देश के लिए खतरनाक है। तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए, एक बार सोचना चाहिए। लेकिन जो दूसरा मुद्दा मैंने कहा कि चुनाव से पहले कोशिश हो सकती है धार्मिक नफरत भड़काने की, ये यूं ही नहीं कह दिया। बहुत सारी ऐसी घटनाएं छोटी छोटी दिखाई दे रही हैं जिनसे यह लगता है कि यह कोशिश पूरे देश के लेवल पर जारी है। अनंत हेगड़े नाम के एक सांसद हैं, पहले भी बयान दे चुके हैं संविधान को बदलने का और इस तरह के बयान देते रहते हैं। हम तो जब कर्नाटक में हेगड़े की बात करते थे तो रामकृष्ण हेगड़े को जानते थे, शानदार मुख्यमंत्री थे, समाजवादी आदमी थे। लेकिन अब ये नए अनंत कुमार हेगड़े हैं जो हमेशा नफरत की बात करते रहते हैं। इनका एक बयान आया है और बयान यह आया है कि जिस तरह से बाबरी मस्जिद को जमींदोज किया गया, तोड़ा गया, वैसे ही कर्नाटक में भटकल मस्जिद को भी तोड़ा जाएगा। अब ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं उनके लिए सबसे बड़ा काम जो है वो मस्जिद को तोड़ना रह गया है। क्योंकि आप जानते हैं साउथ में भारतीय जनता पार्टी का क्या हाल हो गया है। तेलंगाना में बुरी तरह से हार गए, कर्नाटका जहां अपनी सरकार थी वो सरकार चली गई, तमिलनाडु में कहीं है नहीं, केरला में कहीं है नहीं। तो कहा जा सकता है कि लगभग भाजपा मुक्त दक्षिण भारत तो हो ही चुका है। अब उत्तर कन्नड़ से सांसद हैं अनंत हेगड़े जी, उस इलाके में कांग्रेस को शानदार सफलता मिली है विधानसभा चुनाव में। तो यह हो सकता है कि वो सोच रहे हो कि पता नहीं आने वाले चुनाव में हमारी सांसदी बची रहे या ना बची रहे। तो दक्षिण भारत में धार्मिक ध्रुवीकरण बढ़ाने के लिए, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण बढ़ाने के लिए इस तरह का बयान सामने आया है जिसमें वो एक मस्जिद को गिराने की बात कर रहे हैं। अब जाहिर तौर पर वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, कांग्रेस की सरकार है, तो उनके खिलाफ एफआईआर वगैरह हो गया है। लेकिन सांसद लोग एफआईआर वगैरह की चिंता कहां करते हैं, इन सब से ऊपर होते हैं। इस तरह की नफरत फैलाने की कोशिशें और भी आगे आएंगी, ये तय है। मध्य प्रदेश में इस तरह की कई सारी खबरें पिछले साल चुनाव के पहले आई थी। भोजशाला से खबर आई थी, उज्जैन में एक दानी गेट मस्जिद है, उसमें दावा किया गया था कि वो शिव मंदिर के ऊपर बनी है। वहां के जो महामंडलेश्वर हैं उन्होंने दावा किया था। चुनाव के पहले, विधानसभा चुनाव के पहले मध्य प्रदेश में इस तरह की कई घटनाएं हुई थी, इस तरह के कई बयानात आए थे। और मुझे ऐसा लगता है, या यूं कहें कि मुझे यह डर है कि सिर्फ राम मंदिर बनाने भर की बात नहीं है। राम मंदिर तो अब बन ही गया है, प्राण प्रतिष्ठा हो ही जाएगी, लेकिन उसके आगे दूसरे सवाल बार बार उठाए जाएंगे जिसके चलते एक खतरनाक स्थिति देश में बन सकती है सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में ही काशी और मथुरा को लेकर बहुत दिनों से बात चली रही है कि अयोध्या में हो गया, अब काशी और मथुरा की बारी है। मथुरा में खास तौर पे जो कृष्ण जन्मभूमि कहा जा रहा है, जिस जगह को शाही ईदगाह को, और शाही ईदगाह को गिराकर वहां पर कृष्ण जन्मभूमि मंदिर बनाने की बात है, उसको लेकर जो विवाद है वो भी बीच में काफी बढ़ गया था। हालांकि अभी अभी जब मैं ये वीडियो कर रहा हूं, ये खबर आई है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया था वहां पर सर्वे कराने का, उसको फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया है। यानी फिलहाल शाही ईदगाह मस्जिद में कोई सर्वे नहीं होगा। लेकिन आगे क्या होगा, आगे कोर्ट केस कैसे चलेगा, सरकार की अपनी गति क्या होगी, यह सब देखने वाली बात होगी। मैं आपको बता दूं, बाकायदा एक कानून बनाया गया था जिसके तहत यह था कि पूजा स्थल जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, इतिहास के आधार पर इस पर कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। लेकिन उस कानून के आए दाएं बाएं से जगह निकालकर फिर से पिछले 5-7 सालों से लगातार कोशिश हो रही है इस तरह के विवाद पैदा करने की, और जब भी चुनाव सामने आते हैं इस तरह के विवाद दोबारा से बढ़ने लगते हैं।
तो सुप्रीम कोर्ट ने एक काम तो किया है कि फिलहाल शाही ईदगाह को लेकर मथुरा में जो विवाद चल रहा था उस पर मैं फिलहाल शब्द का बार बार प्रयोग कर रहा हूं, क्योंकि आगे क्या होगा आप भी नहीं जानते हैं और मैं भी नहीं जानता हूं। लेकिन फिलहाल शाही ईदगाह के मामले पर ब्रेक लग गया है, लेकिन दूसरी मस्जिदों को लेकर विवाद चलता रहेगा। विवाद जानबूझकर चलाया जाएगा, कुछ हमारी मीडिया चलाएगी, कुछ हमारे राजनेता चलाएंगे, कुछ अनंत हेगड़े जैसे लोग चलाएंगे। और इसमें जैसा मैंने बताया बरेली में जो घटना हुई है उसमें प्यादे हैं, वो बड़े लोग नहीं हैं, वो प्यादे हैं। उनका काम होता है नफरत के लिए लगातार कोशिशें करते रहने का। तो गोकशी का जो पूरा मामला है वो ये भी हो सकता है कि जैसा मैंने कहा कि चुनाव के पहले कुछ नफरत फैलाएं। आपको याद है अयोध्या में एक घटना हुई थी जिसमें पूजा स्थलों के पास मांस फेंका गया था और जो लोग नजर आ रहे थे सीसीटीवी में उन लोगों ने बाकायदा मुसलमानों वाली स्कल कैप लगाई हुई थी। बाद में जांच हुई तो मालूम चला कि वो सारे के सारे हिंदू लोग थे। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा कि जो लोग इनके इतिहास से परिचित हैं उनको कुछ खास हैरानी नहीं होगी। तो एक तरफ तो इस तरह की कोशिशों पर एकदम खामोशी बना के रखी जाती है, दूसरी तरफ जो मणिपुर पिछले कई महीनों से जल रहा है, जहां के हालात एन बीरेंद्र सिंह काबू में नहीं ला पाए, जहां वो इस्तीफा देने जा रहे थे फिर नौटंकी हो गई कि एक महिला ने उनके हाथ से इस्तीफा छीन लिया, फिर इस्तीफा नहीं दिए। वो ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी ये जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं इससे माहौल खराब होगा। कोई उनसे पूछे कि भाई बीरेंद्र सिंह जी 4 महीने तक तो राहुल गांधी वहां यात्रा नहीं कर रहे थे, तो आपने माहौल क्यों नहीं ठीक कर लिया? और जो दिन रात वहां पर हो रहा है, कभी कुकी मारे जा रहे हैं, कभी मैतेई मारे जा रहे हैं, कभी किसी का घर जला दिया जा रहा है, कभी किसी के साथ कुछ हो जा रहा है, जल रहा है पूरा मणिपुर 4 महीने से, उसको तो आप कंट्रोल नहीं कर पाए। और अब राहुल गांधी की न्याय यात्रा आप कह रहे हैं माहौल बिगाड़ने के लिए है, जिसका संदेश ही प्रेम का है वो माहौल बिगाड़ रहा है। उधर हेमंत बिश्वा शर्मा जो हैं वो अलग पगलाए हुए हैं, पता नहीं कहां से तथ्य ले आए हैं कि राहुल गांधी सपरिवार गए थे समरकंद में बाबर की जो कब्र है उस पर सजदा करने के लिए। भैया तस्वीरें दिखा दो कहां सजदा करने गए थे। कितना झूठ बोलोगे हिमंता बिश्वा शर्मा, अब तो कुत्ते वाला बिस्किट पच भी गया होगा। आसाम में तुम जिस तरह से नफरत फैला रहे हो, जिस तरह से पूरे देश में जहां चुनाव होता है वहां जाकर तुम नफरत फैला रहे होते हो, क्या सिर्फ यही राजनीति तुमको करनी है? इसी की जिम्मेदारी तुमको मिली है? कभी कभी थोड़ी शर्म भी पाल लेनी चाहिए, क्योंकि जरूरत से ज्यादा जब तमाशा होता है तो उस आदमी की वहां भी इज्जत नहीं रह जाती है जहां पॉइंट गेन करने के लिए इस तरह के झूठ, इस तरह के नफरती बयान लगातार दिए जाते हैं। तो यह है देश का माहौल जो सारा कुछ चल रहा है। आप सोचिए कांग्रेस के लोगों ने फैसला किया कि भाई चल के राम मंदिर का दर्शन कराया जाए। वहां के कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय जी, दीपेंद्र हुड्डा, अखिलेश प्रताप सिंह जी, इधर सुप्रिया श्रीनेत, ये सारे लोग वहां पहुंचे। मंदिर है, किसी राजनीतिक पार्टी का दफ्तर तो है नहीं, वहां कोई भी जा सकता है, आप भी जा सकते हैं, हम भी जा सकते हैं। हालांकि मेरी सलाह होगी जो लोग देख रहे हैं कि 22 जनवरी तक ना जाएं तो ही बेहतर है, बेहद सिक्योरिटी है वहां पर। मैं अभी लखनऊ गया था तो वहां अयोध्या से कुछ मित्र आए थे जो वहां रहते हैं, तो मैंने कहा कि चल के देखा जाए, तो उन्होंने कहा अशोक भाई अभी मत जाइए आप, क्योंकि इतनी ज्यादा सिक्योरिटी है, सारा सरकारी ताम झाम है कि उसमें आम जनता के लिए बहुत मुश्किल होने वाली है, दर्शन भी ठीक से नहीं हो पाएगा। हालांकि कांग्रेस के लोग आम जनता नहीं है, एक पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, तो निश्चित रूप से दर्शन वगैरह उनको हुआ होगा। लेकिन उस समय क्या हुआ, कांग्रेस के झंडा फाड़ने की घटना हो गई। अब बताइए कि क्यों नहीं वहां पर कोई पार्टी, दूसरी पार्टी का आदमी जाके शांति से पूजा कर सकता है। एक तरफ आप कहते हैं कि हमने सोनिया जी को बुलाया, मल्लिकार्जुन खड़गे जी को बुलाया, इनको बुलाया, उनको बुलाया, क्या वो लोग भी जाते तो उनके साथ ऐसी ही हरकतें वहां पर होनी थी? और जैसा कि सामान्य सी बात है कि भाई मंदिर है, कोई पहले जाएगा, कोई बाद में जाएगा, दर्शन कर लेगा, जिसको दर्शन करना होगा दर्शन करेगा, जिसको नहीं करना होगा वो नहीं करेगा। लेकिन उसको भी हमारे देश में पॉलिटिकल इशू बनाया जा रहा है। ये सारा खेल 24 के पहले देश में एक सांप्रदायिक माहौल बनाने के लिए किया जा रहा है। अपने दर्शकों से मेरी ये प्रार्थना है कि जहां भी इस तरह की घटनाएं होती हैं उन पर तुरंत रिएक्ट करने से बचें, सोशल मीडिया पे नफरती पोस्ट लिखने से बचें, शांति से रहें, अपने आसपास शांति बनाए रखें, क्योंकि शांति रहेगी
सद्भाव रहेगा तभी यह देश बचेगा। अगर चुनाव जीतने के लिए लगातार लगातार नफरतों को पेडल किया जाएगा, लगातार लगातार हिंदू मुसलमान को लड़ाने की कोशिश की जाएगी, तो यह देश न केवल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम होगा बल्कि एक देश के रूप में हमारा जो वजूद है उस पर भी सवालिया निशान लगेगा। माहौल की स्थिति यह है कि आज तक तो हमने नहीं देखा था, लेकिन इस बार मकर संक्रांति को, आज तक मकर संक्रांति पर या फिर मोदी जी के अपने घर में गाय को हमने नहीं देखा था, लेकिन मकर संक्रांति पर बाकायदा वीडियो जारी हुआ जिसमें मोदी जी कुर्सी पर बैठकर गायों को चारा खिला रहे हैं। बड़ी खूबसूरत छोटी छोटी शानदार नस्ल की गायें हैं जो मोदी जी के यहां हैं। और हमारे जो उड़ान मंत्री हैं, जो हवाई जहाज की उड़ान देखते हैं, नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, हालांकि पूरी भाजपा ही उस पर लहालोट हो रही थी, वो उस पर तब लहालोट हो रहे होते हैं जब हालत यह थी कि उस दिन सारी की सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो रही थी, भयानक कोहरा था, सारी परेशानी थी। लेकिन उस पर बयान बाद में आता है, पहले बयान इसकी तारीफ करते हुए आ जाता है। एक तरफ करणी सेना के लोग गोकशी कर रहे होते हैं, गोकशी के आरोप में गिरफ्तार हो रहे होते हैं, दूसरी तरफ मोदी जी बाकायदा गायों के साथ फोटो खिंचा रहे होते हैं। मेरा सवाल तो बहुत छोटा सा है कि मोदी जी को हमने प्रधानमंत्री किस बात के लिए चुना था? चुना क्या लक्षद्वीप से लेके गायों और कभी मोरों के साथ फोटो देखने के लिए उनको चुना था, या फिर किसी और चीज के लिए चुना था? लेकिन अब चुना था तो चुना था, प्रधानमंत्री हैं, उनकी तस्वीरें आ रही हैं, उसको एंजॉय कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। मेरा यह संदेश याद रखिए, नफरत जहां फैलाई जा रही हो बहुत ध्यान रखिए, वहां कम से कम नफरत फैलाने वालों में शामिल होइए। अगर शांत नहीं कर सकते हैं तो कम से कम खामोश रहिए। देश बचेगा तो आप बचेंगे, तो मैं बचूंगा। और नफरत रोकने की इस कोशिश में हमारे हमसफर बनिए, हमारे साथ जुड़िए। जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि आप हमारे साथ जुड़ेंगे, आप हमें ताकत देंगे, तभी हम कैमरे और सत्ता दोनों की आंख में आंख डालकर सच कह सकेंगे। बहुत शुक्रिया।